अच्छा, अब हम इस बात को समझते हैं कि इंट्रासेलुलर, आमतौर पे जो हमारे पास एडिमा के पेशेंट आते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही काउंट होते हैं। जब हम सिर्फ लफ्ज़ एडिमा कहें तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एडिमा क्रिएट हुआ होता है वही होता है, लेकिन इंट्रा सेलुलर भी आ सकते हैं। और इंट्रा सेलुलर जब आ जाते हैं तो उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके मैकेनिज़्म को भी हम समझ लेते हैं कि इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर जो पानी है उसकी मिकदार अगर बढ़ जाती है और वो एडिमा क्रिएट करने का सबब बनती है तो वो कैसे हो सकती है। तो हमने यहाँ पर कुछ सेल्स ड्रॉ किए हैं और इसके अंदर हमने बाहर सोडियम को दिखाया है। सेल से बाहर सोडियम ज़्यादा होते हैं, सेल के अंदर भी होते हैं लेकिन सेल के बाहर ज़्यादा है। और इसके साथ साथ हमने पोटेशियम को भी दिखाया है और सोडियम पोटेशियम पंप भी इसके साथ दिखा दिया है। सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता है, हर सेल के ऊपर, हर सेल में ये सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद होते हैं और इसमें से ये 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर के आना होता है। और साथ साथ में इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर भी लगा हुआ है जो सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमने एक एटीपी दिखाया है। एटीपी क्या ये यहाँ पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सेल का पावर जनरेटर होता है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और जो ये मैकेनिज्म हरकत के करते हैं, जितने भी ये एटीपेजेस लगे हुए होते हैं, इन एटीपेजेस को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी किसने, माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोवाइड करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को जनरेट करेगा, एटीपी जनरेट करेगा तो एटीपेजेस इस एटीपी की मदद से एनर्जी को एडीपी में तब्दील करते हैं, जिसके नतीजे में इसके अंदर ये ट्रांसफ़र का अमल होता है और 3 सोडियम को बाहर और बाहर से 2 पोटेशियम को एक साथ ये अंदर ले आते हैं। ये इसका एक नॉर्मल फंक्शन है। और माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए, ईटीसी बनाने के लिए, क्योंकि ईटीसी बनेगा, ईटीसी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये जब हरकत में आएगी जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये एक फंक्शन है, सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी के साथ ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीजन से हरकत में आ करके एटीपी क्रिएट करके और जितने भी यहाँ पर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपेजेस लगे होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप भी इनको कहते हैं, एटीपेजेस भी कहा जाता है, तो ये हरकत में आते हैं, नॉर्मल फंक्शन है। अब अगर किसी भी वजह से इसके अंदर जो मुमकिन जो वजूहत हो सकती हैं कि इसके अंदर हर सेल में पानी होता है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा आ जाए तो ये क्या हो सकता है। मसलन सेल के अंदर अगर पोटेशियम 10 है और बाहर भी 10 है तो दोनों साइडों पे बराबर बराबर हो गया, यानी कि बाहर भी 10 है और अंदर भी 10 है। मसलन ये सोडियम, ये बाहर 10 है और यहाँ पोटेशियम, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं दोनों की, दोनों साइडों पर ऑस्मोलरिटी इसकी बराबर रख रहे हैं क्योंकि इसमें फ़र्क नहीं आने दे रहे। क्योंकि जब ऑस्मोलरिटी क्या चीज़ होती है कि नफूजियत, यानी ऑस्मोलरिटी नफूजियत, किसी फ्लूइड या सैल्यूट में कितनी तादाद या मिकदार में कोई पार्टिकल्स पाए जाते हैं फी लीटर के हिसाब से, तो ये देखा जाता है। यानी कि इट इज़ नंबर ऑफ ऑस्मोल्स, यानी OSM से भी इसको बताया जाता है, ऑफ सैल्यूट पर लीटर, जिसको L से हम डिफाइन करते हैं, ऑफ सोल्यूशन। तो अब ये एक इक्वेशन आपके सामने भी आ गई। अब पानी के एक गिलास या जग में मसलन हम ये देखते हैं कि कितनी मिकदार में हम उसमें चीनी मिक्स कर सकते हैं या नमक या कोई चीज़ प्रोडक्ट को उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो जो हमने उसमें मिक्स किया ये उसकी पानी की ऑस्मोलरिटी है जो पानी में मिक्सिंग हो गई। जबकि ब्लड में प्लाज्मा यानी पानी के अंदर सोडियम वगैरह मुख्तलिफ पाई जाती हैं। मसलन सेल के अंदर की, जैसे हमने बात बताया कि यहाँ पर हमने पोटेशियम को हमने बाहर 10 और सोडियम को भी 10, तो ये दोनों साइडों पर इसकी ऑस्मोलरिटी बराबर है, तो लिहाजा इसका जो प्रेशर रहेगा दोनों तरफ मुतवाज़न रहेगा। यानी कि इसमें जब ज़रूरत के मुताबिक पानी ने बाहर आना है या बाहर वाले ने अंदर आना है, इसको ज़रूरत होगी तो बाहर से अंदर ले लेगा और इसके बाद इजाफी होगा, गैर ज़रूरी होगा तो ये बाहर चला जाएगा। तो ये एक नॉर्मल बैलेंस सेल का एक काम कर रहा होगा। लेकिन अगर इसके अंदर ख़राबी आ जाती है, यानी कि सेल्स के अंदर तो 10 हमने बता दिया कि पोटेशियम मौजूद है, लेकिन अगर सेल से बाहर जो सोडियम है अगर उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए या उसके साथ 10 पोटेशियम और मज़ीद हम उसके साथ रख देते हैं, तो क्या दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर रहेगी। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि सेल के बाहर तो सोडियम 10 है लेकिन सेल के अंदर पोटेशियम और सोडियम दोनों ही मौजूद हैं और 10-10 की मिकदार में है। तो क्या अब ये दोनों बराबर हैं? ये नहीं हो सकते, लिहाजा इनकी ऑस्मोलरिटी के अंदर फ़र्क आ गया।
अब सेल क्या हो गया, वो हाइपर ऑस्मोलर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ये दो चीज़ें आ गई, जैसे कि किसी चीनी को हमने ज़्यादा मिला दिया पानी में, या कोई चीज़ और ज़्यादा मिला रही है तो वो ज़्यादा ऑस्मोलर हो गया। तो ये ज़्यादा ऑस्मोलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसके नतीजे में इंटर सेलुलर हाइपर ऑस्मोलरिटी ये इसकी क्रिएट हो जाएगी। यानी जहाँ भी सोडियम जमा होगा तो पानी भी उसकी तरफ माइल ज़रूर होगा, तो इस हालत में फ्लूइड बाहर सेल से अंदर के आना शुरू हो जाएगा। तो ये इंट्रासेलुलर एडिमा, इसमें इंट्रासेलुलर एडिमा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम इंट्रासेलुलर एडिमा लिखते हैं। अब इसका फंक्शन समझ में आ गया कि जब यहाँ पर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये बाहर की तरफ होता तो इसको सुकेड़ देता। तो सेल में जब सुकेड़ या अर्ज होना आता है कि वो अरीज हो गए, फूल गए, बड़े हो गए, तो वो कैसे हो जाते हैं वो भी आपने यहाँ पर समझ लिया कि किसी भी जगह पे अगर कोई चीज़ स्वेलिंग क्रिएट करती है या सुकेड़ क्रिएट करती है वो सेलुलर लेवल पे हो रही होती है। तो सेलुलर लेवल के ऊपर उसके मैकेनिज्म को जब तक सेल्स को हम नहीं समझेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम इसको बोर समझ करके कि क्या ये अजीब सी बातें हैं, लेकिन ये अजीब सी बातें ही तो हमें खिलाड़ी बनाती हैं। पक्का अच्छा खिलाड़ी वो होता है अपने खेल के तमाम फ़नून से वाकिफ़ हो और उसकी बारीकियों को ले करके चलता है। तो एक चीज़ तो हमने ये देख ली काज। दूसरा काज हम ये देख लेते हैं कि अगर इसका ये पंप ख़राब हो जाए, यहाँ पर तो हमने फ़र्क को देख लिया कि किसी वजह से ये स्टोर हो गए, लेकिन अगर ये पंप ख़राब हो जाए और सही तरीके से ये सोडियम को बाहर ना निकाल सके, तो जब ये सोडियम को बाहर अच्छी तरीके से नहीं निकाल पाएगा तो क्या होगा, सोडियम उसमें दोबारा एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। ये पंप की ख़राबी भी हो सकती है। पंप की ख़राबी के लिए लाजमी है कि इसको एनर्जी नहीं मिल रही, इसको हरकत में नहीं ला रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ख़राबी आई भी हो सकती है, या इसको ऑक्सीजन की कमी है जिसके नतीजे में माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट नहीं हो रहा। माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट नहीं हो रहा तो वो एटीपी नहीं जनरेट करके दे रहा, और नहीं जनरेट करके दे रहा तो ये एटीपीएस काम नहीं कर रहा। तो ये भी एक रीज़न इसका हो सकता है। इसके नतीजे में भी यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा और इसके नतीजे में ज़्यादा एक्सेस पानी अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। जब ये एक्सेस पानी इसके अंदर जमा होकर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, रिटेन होगा, तो ये एडिमा क्रिएट करेगा। जब ये मुख्तलिफ हालतों में जब एडिमा क्रिएट करेंगे तो साइज़ में बड़े होते जाएंगे, और ये दोनों तरफ से जब तमाम सेल्स, क्योंकि एक सेल में हम बात कर रहे हैं तो दीगर तमाम सेल में उसके इर्द गिर्द उस टिश्यू में सबकी बात हो रही है, सब में एक अमल हो रहा है। तो वो ये जब सोइलर हो जाएंगे, इसके अंदर एडिमा क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जब हम पिटिंग अगर कर सकते होंगे उस जगह पे, अगर वो जिल्द के करीब जगह होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, नॉन पिटिंग एडिमा वहाँ पर इसी वजह से होता है कि ये सेल सॉइल हो गए हैं, और यहाँ पर हम जो पानी है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे क्योंकि पानी वहाँ है ही नहीं। पानी सेल्स के अंदर है और वो सूजे हुए हैं, और सेल के अंदर पानी फिर अगर हम डिप्रेशन देंगे तो उसके नतीजे में राइट लेफ्ट नहीं होगा। तो ये इंट्रासेलुलर के अंदर हमने ये देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की ख़राबी, एटीपी की ख़राबी, ऑक्सीजन ना मिलने की ख़राबी, या इसके अंदर सोडियम का ज़्यादा जमा हो जाना और इसके अंदर से इसका सही तरीके से बाहर ना निकल पाना, तो ये तमाम चीज़ें सेल के अंदर एडिमा क्रिएट करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हाइपोस्मोलर ये भी एक रीज़न होता है। हाइपोस्मोलर ये भी एक रीज़न है जिससे एडिमा क्रिएट होता है सेल के अंदर। ये क्या होता है कि इसमें सेल्स के बाहर तो सोडियम मिसाल के तौर पे 5 है, जबकि सेल के अंदर पोटेशियम 10 है। अब सेल के अंदर पोटेशियम कितना है, 10, और इसके अंदर बाहर सोडियम कितना है, सोडियम कितना है, 5 है। अब इसको किस तरह से देखें, तो जब सेल्स के अंदर पोटेशियम 10 है, यानी सेल से ज़्यादा और सेल से बाहर कम है, सेल में ज़्यादा और सेल से बाहर कम है, तो फ्लूइड पानी यानी हाइपर ऑस्मोलरिटी की तरफ ज़्यादा जाता है, इसलिए बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा। क्योंकि हाइपर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बाहर से फ्लो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर तो बिल्कुल बैलेंस था, यहाँ पर ये खराबियाँ आई तो उसके नतीजे में डिसबैलेंस होता रहा। और यहाँ पर क्या हुआ, इसकी ऑस्मोलरिटी को देखते हुए कि हाइपोस्मोलर कौन सा था, और आपने पानी का एक जानते हैं कि हाइपर ऑस्मोलरिटी की तरफ ज़्यादा जाता है, इसलिए बाहर से पानी सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये हाइपोस्मोलर ये भी एक वजह होती है जिसमें
सेल के अंदर एडिमा क्रिएट हो जाता है। और इसके साथ साथ इंक्रीज जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी भी होती है, ये सेल के जो मेम्ब्रेन है किनारे ये कमज़ोर हो जाते हैं, वीक सेल होते हैं, इनके किनारे भी कमज़ोर हो जाते हैं जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन साल नहीं मिल रही होती, बीमारी के नतीजे में, किसी ग़िज़ाई किल्लत के नतीजे में, गलत इलाज के नतीजे में, ये तमाम सेल्स में जहाँ पर भी किसी टिश्यू के सेल में कमज़ोरी आ गई है तो उसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी इसके अंदर बाआसानी आसपास का जो पानी होता है प्रेशर के सबब इसके अंदर दाखिल हो जाता है। और वो दाखिल होने के बाद इसके अंदर चूँकि मैकेनिज़्म कमज़ोर है, मेम्ब्रेन भी कमज़ोर है, तो वो एडिमा क्रिएट करने का सबब बन जाता है। इंट्रासेलुलर एडिमा पे कुछ ज़रूरी बातें हमने आप लोगों के सामने रख दी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। रिपीट करके अगर इसको देखते सुनते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह ये बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। एडिमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा अब दिखने में भी आते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की खुराकें, लोगों के रहन सहन, लोगों के जो माहौल वगैरह है इसके अंदर बड़ा तब्दीली आ गई है। सफ़र बढ़ गए हैं, अब जहाज़ के अंदर लोग सफ़र कर रहे हैं और बैठे हुए होते हैं, और उनके लंबे लंबे 15-16 घंटे के सफ़र जो होते हैं उसमें बिलखसूस देखा जाता है कि उसमें टांगों में स्वेलिंग आ जाती है। वो टांगों में स्वेलिंग को रोकने के लिए अक्सर जहाज़ के अंदर चहलकदमी भी करने की इजाज़त दी जाती है कि ताकि अपने दौरान खून को दुरुस्त कर लें और टिश्यू में जो फ्लूइड अकोमोडेट हो रहा है वो अकोमोडेट ना हो और वो स्वेलिंग ना हो। वरना लोग जो शूज़ उतार करके बैठे होते हैं, जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वो फिर शूज़ हाथ में लेकर के चल रहे होते हैं कि उनके पाँव उस शूज़ के अंदर नहीं जा सकते, इतने स्वेलिंग हुए होते हैं, उनको फिर कुछ घंटे चाहिए होते हैं उसमें आराम करने के लिए। तो एडिमा को समझना है, एडिमा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। जिसने इसको समझ करके इलाज किया तो उसके लिए तो मामला आसान है, और बगैर समझे इलाज करेंगे, तुक्के मारेंगे तो गलत होगा। आइडेंटिफाई करें, सही दवाई चुनें, बिल ज़िद दवाई चुनें, बेफिक्र होकर चुनें और इसको लेकर के चलें। और साथ साथ में हम आपको बताते हैं कि जब ये वर्म की स्टेज आ जाती है, वर्म से भी आगे स्टेज में मज़ीद भी बढ़नी होती हैं, उनके भी अगले मज़ीद दर्जे होते हैं। लेकिन जब वर्म क्रिएट हो जाता है तो वर्म को ख़त्म करने के लिए, वर्म को हटाने के लिए, वर्म में मुआवनत करने के लिए कि ये जल्द से जल्द बॉडी अपने नॉर्मल हालात में आ जाए, तो जो तहरीक से आप जो मिजाज की दवाई लेकर के चल रहे हैं उसका मुसहल ज़रूर देना है। मुसहल यहाँ काम करेगा, वर्म मकाम वर्म के ऊपर जहाँ पर भी यहाँ एडिमा पूरे बॉडी में क्रिएट हो रहा है और उसके रीज़न को आपने ट्रेस कर लिया, और रीज़न ट्रेस करने के बाद जो आपने दवाई लगाई है उस दवाई में आपने उस दवाई का, उस मिजाज का मुसहल भी साथ लगाएं ताकि वो इसके यहाँ से ड्रेन करने की सलाहियत को बढ़ाए। क्योंकि निकासी का आपने इंतज़ाम ना किया तो ये जो एडिमा में जो चीज़ें रुकी हुई हैं, पानी रुका हुआ है, ये जिस्म में दोबारा किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो और जिस्म पे वैसे ही बोझ है, जिस्म अटा पड़ा है, इसलिए इसको पहले ड्रेन करना है। तो मुसहल का इस्तेमाल, मुसहल दवाई का इस्तेमाल वर्म वाले मकाम के ऊपर किया जाना चाहिए। यहाँ पर यह कारामत है। और इससे आगे अगर वर्म का दर्जा बढ़ जाता है तो फिर हम उसमें कमज़ोरी, निढाली भी अगर मरीज़ को महसूस हो रही है तो फिर हम अक्सीर दवा को भी साथ लगाते हैं। और अगर पॉइजनस मटेरियल उसमें बन चुका है, बैक्टीरिया वगैरह जैसे आ चुका है, या इस तरह की कोई सूरत हाल हमारे सामने आ चुकी है, लिम्फ का प्रॉब्लम हमारे पास आ चुकी है और उसमें पॉइज़न बन गया है, ऐसे पैरासाइट्स वगैरह जिसे हमने जिक्र किया वो अगर जिस्म में रुक गए हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए फिर हमने तरियाक दवाई भी साथ लगानी है। तो ये सोजिश से आगे का जो दर्जा है वो वर्म का है। सोजिश तक दर्जे में अलग अलग अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, मुहर्रक, शदीद, मुलय्यन वगैरह इस दर्जे की दवाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके साथ बिलखासा दवाई भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, चाहे वो आयुर्वेद से हो, चाहे यूनानी से हो। मुफरद अज़ा के अंदर भी बहुत सारी अद्वियात हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें जितनी ज़्यादा मुफरद दवा हो या कम से कम अज्जा से बनी हुई दवा हो, ज़्यादा मौसर होती है। तो उस दर्जे तक, जहाँ तक हमारा सोजिश है उस दर्जे तक तो हमने मुलय्यन तक इस्तेमाल कर ली, लेकिन सोजिश जब मुकम्मल हो जाए, आगे की तरफ मामला जब बढ़ेगा तो वर्म होगा, और वर्म हमेशा तहरीक वाले मकाम के ऊपर बनेगा, क्योंकि ये तहरीक का एक दर्जा है। सोजिश से आगे बढ़ के अब वर्म की जगह पे हम आ गया है।
तो हमें इस बात को समझना है कि जो वर्म है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन है, वो वर्म नहीं है, वो कुछ और है। उस सबब को उसके हिसाब से ट्रीट करें। एडिमा अगर हुआ है तो उस एडिमा का सबब देखें, पिटिंग है, नॉन पिटिंग है, इस बात को समझें, ताकि आप जितना क्राइटेरिया सख्त करते जाएंगे आपके लिए इलाज मुआलजा उतना आसान से आसान होता चला जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। और बेहतर तरीका है कि अपने पास पैड पे लिख लिया करें, ताकि आपको नीचे कंक्लूड करने में आसानी होगी कि इसको कौन सा एडिमा कैसा है, किस जगह पर है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। फिर वो मतलूबा रीज़न के मुताबिक क्वेश्चन आंसर करें, मरीज़ को तशखीस करें। और जब आप इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपको बआसानी पता चल जाएगा कि ये वर्म है तो कौन सा है, हार है कि बारिद है। वर्म में हार भी होता है, बारिद भी होता है। और इसमें जो हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ख़ास तौर पे जो नब्ज़ चल रही होती है, ये मौजी नब्ज़ चल रही होती है, उसमें हमें महसूस होता है कि पानी जैसे हरकत कर रहा है। जब हम नब्ज़ पे हाथ रखते हैं तो हमें मौजी नब्ज़ यहाँ महसूस होती है, चाहे वो एक उंगली पे महसूस हो, दो पे हो, जिस तरह के हमें कंडीशन में मरीज़ मिल रहा होगा, लेकिन उसमें एक हमें लहर महसूस होगी। इसको समझें, मित्र की महसूस होगी किसी में आपको। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जब हम आगे मज़ीद चलेंगे तो वहाँ पर भी हम बातें करेंगे, लेकिन हम छोटी छोटी बातें नब्ज़ों के मुतालिक हम आपको टच दे रहे होते हैं कि नब्ज़ें बोलती हैं, वो नब्ज़ की ज़बान समझें, उस नब्ज़ के पीछे स्टोरी क्या चल रही है, आपके ब्लड के अंदर पोजीशन क्या चल रही है। यही चीज़ तो हमने आइडेंटिफाई करनी होती है, पल्स से भी, आँखों से, ज़बान से, या अलामात से, बोलने से, हमने उसके चलने से, कारूरे से। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मरीज़ की शिकायत के साथ इन सब चीज़ों का पैरेलल रखते हैं, तो चाहे मरीज़ आपसे दूर भी हो, लेकिन आप उसको अच्छा कैलकुलेट करके अच्छा डायग्नोस कर लेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छी अद्वियात, अच्छी ग़िज़ाएँ उसको तजवीज़ करेंगे, कहवाजात वगैरह भी अच्छे तजवीज़ करेंगे, मरीज़ को फ़ायदा देगा। किस जगह पे ऊँटनी का दूध दें, एडिमा में काम करना है तो वो देख के चलें। अब पता चल रहा है कि वो पेशेंट ही 6 नंबर का मिसाल के तौर पर आया था, और आपने खार वाला ऊँटनी का दूध 6 नंबर में आएगा। ऊँटनी का दूध चूँकि उसमें खारी, बाज़ लोग इसको 5 नंबर में काउंट करते हैं, लेकिन ये नमकीन नहीं होता, खारी होता है। तो लिहाजा इस जगह के ऊपर ऊँटनी के दूध ने कोई काम ही नहीं करना, बल्कि उसके मर्ज़ को बढ़ा भी सकता है, बढ़ा देगा यकीनन। तो हमें सोच समझ के चलना है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो फैटी लीवर के पेशेंट को जो है वो खूब आसाबी उज़लाती अद्वियात और ग़िज़ाएँ वो खिला रहे, और दबा करके उसके फैटी लीवर को, अगर वो सेकंड स्टेज पे था तो थर्ड पे पहुंचा देते हैं, थर्ड पे है तो और आगे धकेल देते हैं। इस तरह एडिमा के पेशेंट्स को भी कहाँ पर डायोरेटिक देनी है, डायोरेटिक दवाई हमेशा, डायोरेटिक यानी पेशाब आवर दवाई कहाँ देनी है, जब ये दो चीज़ों की ख़राबी से लिक्विड जमा हो रहा है, पिटिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम उसको डायोरेटिक अगर मेडिसिन देंगे, पेशाब आवर मेडिसिन देंगे, और पेशाब आवर कौन सी मेडिसिन देंगे, उज़लात के अंदर सुकेड़ लाने वाली। जब उज़लात के अंदर सुकेड़ का सिस्टम बंद हो गया है, सुकड़ना फैलना कॉन्स्ट्रैक्ट होना बंद हो गया, क्योंकि जब हमारी जो कुछ साबका वीडियोस में आप देख लें, जिसमें हमने पेशाब के जारी होने का मैकेनिज़्म भी बयान किया है कि किस तरह से वो रुकता है जब वो स्टोर होता है मसाने के अंदर, तो किस तरह वो दिमाग तक रसाई करता है, अपने सिग्नल्स भेजता रहता है, मुख्तलिफ मकामात पर क्या क्या फ़ैसले होते हैं, और उसके बाद उस के अंदर यूरिन पास करने का सिस्टम किस तरह सुकेड़ने का शुरू होता है, और फिर यूरिन पास हो रहा होता है। तो इस तरह से वो तालमेल के साथ गुर्दों के साथ भी काम हो रहा होता है। तो यही चीज़ जब हम डायोरेटिक मेडिसिन देंगे, सही सेलेक्ट करके देंगे। अब ऐसे मरीज़ को कोई असाबी उज़लाती दवाई उठा करके दे देगा कि जी 6 नंबर का पेशेंट है, मैं इसको अगली तहरीक की दवाई दे देता हूँ, तो उसने उसका बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं रखनी, उसने उसको मारने की पूरी कोशिश की है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह का खौफ करो। बिला वजह ज़िद पे लोग जो चढ़े हुए हैं, गलत दवाइयाँ दे रहे हैं, खामखा में अगली तहरीक बात कर रहे होते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, मर्ज़ को समझो, फिर दलील से कर लो। अगर अगली तहरीक की वह दवाई फिट आती है तो दे दो, लेकिन जब नहीं आती वहाँ क्यों दे रहे हो? तो वहाँ जहाँ पर बिल ज़िद देना है वहाँ बिल ज़िद दो भाई, वहाँ फ़ायदा होगा। अपनी ज़िद छोड़ करके मरीज़ की जान बचानी है। तो हमने यहाँ पर जो दवाई देनी है वो भी हमने सोच समझ करके देनी है, अच्छे से मुंतखब करनी है। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में हिंटें दे दी हैं। ये इन हिंट्स को जो याद रखेगा, ऊँट कटारा है, बहुत ज़बरदस्त
हर्बल एक प्रोडक्ट है और एडिमा के पेशेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पांस आता है, बहुत अच्छे तरीके से वो इसके एडिमा को निकाल देती है। लेकिन कहाँ पर उसने काम करना है ये भी तो सोचें। सिर्फ किताब में, मुफरदात में या इंटरनेट के ऊपर किसी ने वो बयान जारी कर दिया, अपना बता दिया कि ये फ़लाँ फ़लाँ जगह काम करती है और आपने भी उठा करके वहाँ डाल दी। लेकिन ये मकाम तो सोचें कि कौन सा मकाम था, वहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और जहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसके मुताबिक ये जो मुफरद दवा या मुरक्कब हम इस्तेमाल करें इसका क्या मिजाज बनता है, उस मिजाज के मुताबिक क्या वो वहाँ परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, रिजल्ट ओरिएंट करेगी कि नहीं करेगी। तो इन चीज़ों को छोटा मोटा तत्वीक अपने भी मेहनत करें। सिर्फ फ़ोन उठा करके व्हाट्सअप मैसेज कर देने से एक पेशेंट आ गया मेरे पास, इसको ये मसला, कौन सी दवाई दूँ, कि मुलाजिम नहीं है जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप बैठे हुए और आपको, आप खुद गौर करें, आपको ये एजुकेट ही तो कर रहे हैं कि एजुकेट आप हों, आप अपना खुद मरीज़ को तशख़ीस करना सीखें, समझें। हम हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ बातों को हाइट इसलिए भी करते हैं कि हमारी वीडियोस आम लोग भी देखते हैं, तो कहीं वो कोई हमारी बात से ऐसी बात पिक करके अपना गलत इलाज ना कर बैठे, अपने आप को नुकसान ना दे बैठे। तो हम उनको भी मना करते रहते हैं कि वो ना करें। लेकिन आप जब अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो लोग आपके पास जोक दर जोक आएंगे। पैटर्न दवाएं बना करके उन पे भरोसा ना करें, फ़लाँ दवाई बड़ी जो है ना कारामद है, वो बस ऐसे रिलीज़ कर देती है। मैकेनिज़्म को बदने इंसानी को तो समझें कि कौन से सिस्टम की मदद लेकर के अब आपने काम लेना है। एक चीज़ पसीने के ज़रिए से खारिज होकर के निकलनी है और उसको आप पेशाब से अगर खारिज करने की कोशिश करेंगे तो भी तो गलत हो जाएगा। इस बात को, फ़र्कों को समझें। और एडिमा के अंदर कुछ मकामात के ऊपर हजामे से भी हमने देखा, लेकिन वो हजामे से तब फ़ायदा होगा जब वो सबकुटेनियस वगैरह के अंदर अगर वो फ्लूइड जमा हुआ है तो उस फ्लूइड को सकिंग करने के लिए फिर हजामा बेस्ट है। वहाँ पर हम हजामे से भी, लेकिन हमने उस मैकेनिज़्म ख़राब हुआ है, हजामा करके फारिग नहीं हो जाना है। हजामा करके मिसाल के तौर पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाई है, जिस रीज़न से हाई है उसको तो ठीक नहीं किया। ऑस्मोटिक प्रेशर जिस वजह से कम हो गया है, एल्ब्यूमिन कम हो रहे हैं, कि हजामा करने से एल्ब्यूमिन पूरे हो जाएंगे। तो ये भी तो सोचना है ना हमने कि हमने क्या काम कर रहे हैं और उसके बाद हमने क्या करना है। तो अद्वियात भी देनी है, तो तबीब को सोच समझ करके हिजामा भी करना चाहिए और मरीज़ को भी सोच समझ के हिजामा करवाना चाहिए कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ इलाज के लिए, हिजामे के लिए, क्या वो अपने शोबे में माहिर भी है कि नहीं। आप लोग भी इस बात के ऊपर गौर कीजिए। सिर्फ हमारे सिटिंग मेंबर्स के लिए नहीं है, तमाम साथियों के लिए है। आप लोग भी गौर कीजिए। हम इतनी चीज़ों को जमा करते हैं, मेहनत से आपके लिए लेकर के आते हैं, तो इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि आप लोग अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर अंदाज में काम को आगे लेकर के चलें, आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा, आपकी काबिलियत में, आपके नाम में, सब में इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो एक और पार्ट इसका बना लिया जाएगा और उसमें इसको इंशाल्लाह ताला क्लियर कर दिया जाएगा। कोई साथियों के सवालात हो और इस एडिमा से मुताल्लिक तो ज़रूर अपने कमेंट्स हमें किया करें। लेकिन हम आपको एजुकेट कर रहे हैं तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल किया करें कि पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, आपको कोई बात ना समझ में आई आप उसके बारे में भी हमें इत्तला करें, बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसको आने वाले वीडियोस के अंदर उसको जवाब अगर मुख्तसर होगा तो कमेंट में और मुफस्सल होगा तो फिर इसका वीडियो की शक्ल में देंगे। इसके अलावा हम बहुत जल्द शॉर्ट वीडियोस का भी एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हैं। आपने जो व्हाट्सअप और कमेंट्स में जो सवालात हमारे पास आते हैं उसको भी हम इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे साथ साथ में। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के तहत हमें क्या कुछ करना चाहिए और मुफरदात के ऊपर भी हम बात करेंगे और बिल्कुल अलग मुनफरिद अंदाज में जदीद तहकीकात के साथ उसको अपने अंदाज़ को हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। कि जो जिद्दत हम लेकर के आए हैं, जिस अलग अंदाज में हम कान मुफरदा अज़ा को, हिकमत को लेकर के आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये एक दिया हम जो जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस एक दिए से कई दिए आपके साथ रोशन होंगे इंशाल्लाह।